अस्सलामुअलैकुम। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे एक ऐसी दास्तान जो सब लोग ख्वाहिश रखते हैं कि इस दास्तान को पूरी की जाए। तो हम लोग इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे। और दास्तान आज हम लोग पढ़ेंगे बागो बहार, जो आपको इसके पहले वाला चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ा दिए हैं। इसके बाद हम लोग बागो बहार पढ़ रहे हैं। तो ध्यान रखिए, सबसे पहला ये दास्तान आज हम लोग शुरू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले दास्तान के बारे में जान लीजिए कि दास्तान किसे कहते हैं। तो देखिए, दास्तान सबसे किस्सा गोई की पुरानी सिंफ है। दास्तान क्या है? किस्सा गोई के सबसे पुरानी सिंफ है। दास्तान हर जुबान में लिखी गई है। आपको ध्यान रखना है, दास्तान हर जुबान में। और ये भी याद रखना है कि सबसे पहला दास्तान कभी कभी पूछता है, तो ये आपको याद रखना है, ये सबरस। सबसे पहली उर्दू की दास्तान कौन है? तो आपको ध्यान रखना है, कौन है? सबरस। और इसके मुसन्निफ पूछता है कि मुसन्निफ कौन है? तो मुल्ला वजीही। कौन है मुसन्निफ? मुल्ला वजीही। इस दास्तान के बारे में बहुत कुछ नहीं। देखिए, दास्तान उसे कहते हैं, दास्तान एक ऐसी सिंफ है जिसमें माफूकुल फितरी अनासिर की कार फरमाई होती है, जिसमें भूत प्रेत जिन जिन्नात परियों के बारे में हमको जानना होता है। एक ऐसा इसमें किरदार होता है जो हमारे समाज में नहीं होता है। यानी पता चला कि जिन जिन्नात परियों के बारे में हम लोग दास्तान के बारे में पढ़ेंगे। दास्तान अब समझिए कि दास्तान को इससे इस तरह से अब चला जा रहा है जिस तरह से उसके रूप में नावल, अफसाना, ड्रामा और कई सारे दिगर असनाफ जन्म ले लिए, जिसके कारण दास्तान को पीछे छूट चुका है। तो आज हम लोग दास्तान पढ़ेंगे मीर अमन के लिखा हुआ दास्तान। किसका लिखा हुआ है? मीर अमन। ध्यान रखिएगा, मीर अमन। मीर अमन क्या है? इनका लिखा हुआ बागो बहार। बागो बहार। देखिए, मीर अमन का लिखा हुआ कौन सा दास्तान है? बागो बहार। तो देखिए, सबसे पहले मीर अमन के बारे में जान लेते हैं। दास्तान के बारे में आप लोग सभी जान गई। उसमें माफूकुल फितरी अनासिर की कार फरमाई होती है, जिसमें जिन जिन्नात भूत प्रेत यानी ऐसे किरदार होता है जो हमारे समाज के अंदर नहीं होता। ये दास्तान के बारे में। दास्तान किस्सा गोई की सबसे पुरानी सिंफ है। दास्तान को हर जुबान में लिखा जा सकता है। तो ये सब दास्तान के लिए अब तफसील में भी दास्तान को बता देंगे। और सबसे पहला दास्तान कौन है? सबरस। और इसके मुसन्निफ कौन है? तो मुल्ला वजीही। ये क्लियर। अब देखिए, मीर अमन के बारे में देखिए बहुत कुछ मालूमात नहीं है, लेकिन कहीं कहीं इनका जन्म देता है, ध्यान रखिएगा, 1748 ईस्वी। यह 1732 नहीं, 1748 ईस्वी। आपको ध्यान रखना है। कहीं कहीं इसमें किताब में नहीं दिया है तो पूछेगा भी नहीं, आपको ध्यान रखना है। और इंतकाल 1806 देता है। आपको ध्यान रखना है, 1806 ये दे दिया है। तो हम लोग को देख लेना है, ज़्यादा फोकस इस पर नहीं करना है आपको, ठीक है। अब देखिए, मीर अमन के बारे में जानते हैं हम लोग। मीर अमन के बारे में कुछ जानने के बाद आप बने रहिए। दास्तान सुनने में इतना आपको अच्छा लगेगा, कहिए मत कि कितना अच्छा लगेगा। अभी देखिए ना हम लोग किस तरह से चलेंगे। अब देखिए, अब कुछ मीर अमन के देखिए। मीर अमन के सबसे पहले तखल्लुस लतुफ था। मीर अमन का तखल्लुस क्या था? मीर अमन दिल्ली में पैदा हुए। मीर अमन कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में। और एक कौन दिल्ली में पैदा हुए थे? याद है ना? के पैदा हुए थे? हाँ, और एक दिल्ली में कोई पैदा हुआ। हाँ, तो ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। फिर उनके बाद देखिए, इनके अजदाद मुगल बादशाहों की रकाब में रहे, माने इनका जो सिलसिला था मुगल बादशाहों से था। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछता है कि उनके खिदमात के सिलसिले में उन्हें जागीर भी अता हुई। जब अहमद शाह अब्दाली की फौज दिल्ली में दाखिल हुई तो मीर अमन का घर भी लूटने से महफूज ना रह सका। सूरजमल जाट ने उनकी जागीर जब्त कर ली। क्वेश्चन पूछता है कि मीर अमन की जागीर किसने जब्त कर ली? तो आपको याद रखना है, मीर अमन की जागीर किसने जब्त कर ली? सूरजमल जाट ने मीर अमन के जागीर को जब्त कर लिया। आपको ये एक क्वेश्चन यहाँ से। मीर अमन दिल्ली छोड़कर निकले और कई वर्षों तक अजीमाबाद में मुकीम रहे। अजीमाबाद किसे कहते हैं भैया? तो पहले पटना का नाम था अजीमाबाद। पुराना नाम कौन है? तो अभी कौन हो गया? पटना हो गया। आपको ध्यान रखना है, अजीमाबाद में, ठीक है। उसके बाद तलाशे मास में कलकत्ता आए। उन्हें नवाब दिलावर जंग ने उन्हें अपने छोटे भाई मीर मोहम्मद काजिम खां के अतालिक मुकर्रर किया। 2 साल उस खिदमत को अंजाम देने के बाद मुंशी मीर बहादुर अली हुसैनी के वसीले से गिलक्रिस्ट तक पहुंचे और 4 मई 1801 ईस्वी को 40 रुपये माहनामा तनख्वाह पर फोर्ट विलियम कॉलेज हिंदुस्तान सभा में तकरीर हुआ उनका। देखिए, पूछता है कि उनके कितने माहनामा पर? तो 40 रुपये तनख्वाह पर तकरीर हुआ था। आपको ध्यान रखना है। 1806 ईस्वी तक वो कॉलेज में अपने फराइज का इंतजाम देते रहे। उनकी पिराना साली
उनके पिराना साली जिस्मानी माजूर के सबब, यानी पिराना साली मीर अमन जब बूढ़े हो चुके थे, माजूर हो चुके थे, सबब 1806 ईस्वी में उन्हें कॉलेज में खिदमत से शकबदोश कर दिया गया। कॉलेज से अलहदगी के बाद उनका हालात पर खफा में है। मीर अमन की तालीम कहाँ तक थी ये मालूम नहीं है, मीर अमन की तालीम कहाँ तक थी ये हमको मालूम नहीं है, लेकिन हाँ ये साबित है कि वो फारसी बहुत अच्छी जानते थे, ये आपको ध्यान है। उसकी बदौलत उन्होंने फारसी मशहूर किताब अखलाके मोहसनी लिखी। इनका फारसी किताब कौन है? अखलाके मोहसनी का कामयाब तर्जमा, इसी का तर्जमा का नाम है गंजे खूबी। क्या नाम है? गंजे खूबी, आपको याद रखना है। उसके नाम से मीर अमन साहब अय्याल भी थे, बड़े 10 आदमी थे। मीर अमन की शोहरत जिस किताब से वो है वो बागोबार है। पूछता है क्वेश्चन, मीर अमन की शोहरत किस किताब से है? तो बागोबार से, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 1801 ईस्वी में यह किताब मुकम्मल हुई। बागोबार कब मुकम्मल हुई? 1801 ईस्वी में। उसका नाम क्या था? तो किस्सा चहार दरवेश। देखिए यहाँ चहार दरवेश दे दिया है आपको ध्यान। 1802 में उस पर नजरसानी हुई और तारीखी नाम यहाँ पर बागोबहार के अदद पूछेगा तो आपको ध्यान रखना 1217 ईस्वी। यह किताब मुकम्मल सूरत में पहली मरतबा 1807 ईस्वी में कलकत्ता के हिंदुस्तानी छापाखाने में तबवा हुई। यानी कहेगा कि आपको किताब ही कब अशात हुई? तो 1804 ईस्वी में। ध्यान रखा, फोर्ट विलियम कॉलेज की किताबों में सबसे ज्यादा शोहरत मीर अमन की तसनीफ को मिली थी। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे बागोबार किस्सा की तरफ, जो जिन जिन्नात का किस्सा है, जो सभी लोग सोचते हैं कि इसको सुनेंगे हम, और सभी लोग ख्वाहिश रखते हैं ना कि इसको पूरी सुना जाए। इसमें कैसी कैसी सुंदर लड़की है, परिया है, जिन जिन्नात है, आखिर क्या है सुनिए ध्यान से। अब यहाँ से शुरू होता है। देखिए, ऐ शहजादे तेरी ये हालत बेकसी देखकर मुझे याद आया और जी में ठहरा कि कैसूं तुझे मलिक सादिक के पास ले चलूं। देखिए कुछ इससे पहले का आपको किस्सा बता दें। देखिए इसके एक जो ये बात हो रहा है, ये मुबारक और शहजादे के बारे में बात हो रहा है। ये मुबारक शहजादे के एक शहजादे के वालिद थे जो पहले वो तख्त गद्दी पर थे, और उनसे पहले ये राजा जब थे तो वो जब इंतकाल हो गए इनके वालिद, तो ये इनको नसीहत करके गए अपने भाई को कि जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो मेरे तख्त जब तक तुम संभालो, अपने छोटे भाई से ये कहे बड़े भाई, और कहे कि जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, मेरे बेटे को तख्त दे दीजिएगा ताकि मेरा बेटा राजा बन जाए। तो ये भाई साहब को दे दिए थे तख्त, और जब ये भाई साहब तख्त या राजा को देखे ये सब चलाना इनको इतना अच्छा लगा तो क्या सोच रहे हैं कि अब इससे मजा क्या है, अब नहीं देंगे। शाहजादा बड़ा हो गया था, तो शाहजादा जब बड़ा हुआ तो सोचा कि अब मेरा तख्त मेरे को मिलेगा। तो ये समझ गए थे इनके भाई क्या कब तो देना पड़ेगा, बड़ा हो गया है लड़का, तो ये सोचा कि किसी तरह इसको मरवा दूं ताकि ये तख्त मेरे से कोई छीन ना सके। समझ में रहा ना दस्तान, यही दस्तान है। अब देखिए ये शाहजादा जो है इसको मारने की प्लानिंग कौन करता है? इनके चचा जान करते हैं। मुबारक वहाँ उनके साथ रहता है, जो खादिमे खास था उनके मुबारक जो शाहजादा का रहता है। तो मुबारक ही कह रहा है कि शाहजादे तेरी ये हालत बेकसी देखकर मुझे याद आया और जी में ठहरा किसूं तुझे मलिक सादिक के पास ले चलूं। कह रहा है कि ए शाहजादे, मुबारक कह रहा है शाहजादा से कि तुझे ले चलूं कहाँ? मलिक सादिक के पास। मलिक सादिक कौन था पता है आपको? जिन्नातों का बादशाह। मलिक सादिक कौन है? जिन्नातों को बादशाह। अब मलिक सादिक के पास ही कौन ले जाता है? ये मुबारक। और ले जाने के बाद क्या कह रहा है कि तेरी चचा का जुल्म बयान करो। चचा इस पर जुल्म कर रहा है ना, क्या कर रहा है कि इसके पिता के ना सब राजगद्दी वगैरह उनका बादशाहियत है, लेकिन ये क्या कर रहा है इसको मरवाने की फिर में क्या कहता है वो कि ए मुबारक ये शाहजादा को ले जाओ और ले जाकर इसको मार दो, हत्या कर दो, यानी इसको कत्ल कर दो ताकि मेरे गद्दी से कोई हमको छीन नहीं सकेगा। लेकिन मुबारक क्या कहता है कि अगर ऐसा काम कीजिएगा तो सारे मोहल्ले वाले और लोग जान जाएंगे और आप पर इल्जाम लग जाएगा कि चचा ने भतीजी को क्या कर दिया, कत्ल कर दिया, किसके बादशाहियत के लिए। तो ये सरासर ये गलत होगा और सारा लोग जान जाएंगे, तो ऐसा ना कीजिए। और मुबारक वहाँ से उपाय क्या लगाता है? कहता है कि हम अच्छा एक सुनिए, हम आपको एक अच्छा सा डिसीजन दे रहे हैं कि क्या किया जाए। तो कहता है मुबारक कि देखिए हम शाहजादा को ले जाएंगे शिकार पर, और ले जाने के बाद शाहजादा को क्या करेंगे कि चलो उधर हम उसको मारकर आप इस तरह से संभाल कर उसको किसी में कर उधर निपटा देंगे। तो ये बड़ी खुश हुए राजा, बोले कि हाँ चलिए ठीक है, ये ठीक उपाय रहेगा। वो मुबारक को बोले थे कि तुम ये काम कर दोगे तुमको मुंह मांगे कीमत देंगे। तो मुबारक यही बेचारे ये बेटे को ना कहकर ये क्या करता है, उसको सब बातें बता देता है और कहता है कि तुम्हारे चचा तुम पर
जुल्म कर रहे हैं कि चलो हम तुमको ले चल रहे हैं कहाँ, मलिक सादी के पास। और मलिक सादी कौन है, जिन्नातों का बादशाह। तो ये मलिक सादी के पास सारा सामान लेकर उत्तर की तरफ निकल जाता है। कौन, मुबारक। किसको लेकर, शाहजादा को। जो छोटा रहता है उनके वालिद, ये जो उनके वालिद के बेटा था वो लेके चले जाते हैं कौन, मुबारक शाहजादे को। और उत्तर की तरफ जाते हैं और सारा जो जरूरत के सामान होता है, जिस तरह से सफर के सामान हो वो खरीद कर और उत्तर की तरफ ये लोग चल देते हैं, मुबारक और शाहजादे। और ये देखिए यहाँ के बाद से कहते हैं कि गालिब है कि वो दोस्ती तुम्हारे बाप की याद करे, एक बोझना जो बाकी हो तुझे दे दे। यानी ये कह रहा है कि चलो मैं मलिक सादी के पास ले चलो, जो तुम्हारे पास बचा होगा वो बोझना जो तुम्हारे अब्बा के। ये मलिक सादिक, ये शाहजादा जो है इन मलिक सादिक के अब्बा के दोस्त हैं। कौन है, दोस्त है। ये पूछेगा क्वेश्चन, सवाल पूछ सकता है कि बताइए मलिक सादिक और शाहजादा के वालिद में क्या रिश्ता था, दोस्ती का ना। तो ये मलिक सादिक और शाहजादा के वालिद कौन थे, दोनों दोस्त थे। तो कह रहा है कि आप देखिए किताब रख दे रहा है, आप समझिए इस तरह से। ले गया, ले जाते कई महीना गुजरे। गुजरने के बाद जब देखता है तो ये मुबारक कहता है कि तुमको दिख रहा है, अब मंजिल पहुंचने को करीब है। ये शाहजादा को कुछ दिख ही नहीं रहा है। कह रहा है कि तुमको दिख रहा है, कह रहा नहीं हमको तो नहीं दिख रहा। वो कह रहा है हमको दिख रहा है। क्या दिख रहा है, जिन जिनात, भूत प्रेत। अब बहुत सारे लोग आपस में गला भी मिल रहा है, दरिया बिछी हुई है, आगे महल भी है। ती क्या कर रहा है शाहजादा, हमको तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। तभी क्या कर रहा है कि लाया कि उसको एक कहता है ये लो, और सुलेमानी सुरमा निकाल कर उसके आंखों पर लगाता है। तब उसका आँख खुलता है शाहजादा का, तब ये भी देखने लगता है। देखता है तो क्या देखता है, सारी परिया, जिन जिन्नात सभी लोग एक कतार में खड़े हैं और सभी लोग देख पा रहे हैं, अभी भी देख रहा है कि आपस में लोग गले मिल रहे हैं, सरदार है, जिन जिन्नात है। आगे जब बढ़ रहा है तो महल भी है। आगे जब बढ़ रहा है तो देखिए शाहजादा जो है वो मलिक सादी के पास महल नजर आने लगता है। और जाते जाते ये भी देखता है तो महल के आगे एक तंबू है जिसमें तख्त बिछा हुआ है और मलिक सादी जिन्नातों का बादशाह बैठा हुआ है। अब ये मुबारक जो है शाहजादा को ले जाता है और ले जाने के बाद शाहजादा मलिक सादी को सलाम करता है। अगल बगल दरवेश, मीर, काजी सब लोग लाइन में लाइन बैठे हैं। और जब देखता है शाहजादा तो मलिक सादी को सलाम करता है और सलाम करने के बाद मुबारक उससे बताता है कि ए मलिक सादी जिन्नातों का बादशाह, ये जो आपके सामने लाए हैं ये बेचारा, ये एक यतीम बच्चा है जो आप ही के सहारे में, अब आप ही इसको कुछ कर सकते हैं। 40वां बंदर दे देंगे ताकि इसका तख्त वापस मिल जाएगा। जो इसके चचा इस पर बहुत जुल्म कर रहे हैं और इनको ऐसे ऐसे बातें, जो सारा बात था ये बता दिए मुबारक किस, मलिक सादी जिन्नातों का बादशाह। जिन्नातों का बादशाह क्या कहता है कि अच्छा ये बात है तो कोई बात नहीं, दोस्ती में कोई कासिर नहीं था। तो मलिक सादिक जो था वो दोस्त किसका था, वालिद का, शाहजादा का। कह रहा है कि वो दोस्ती हमारी बहुत काम आई। अच्छा खैर ये बात है तो मैं शाहजादा तुमको तुम्हारा तख्त दिलवा सकता हूँ, लेकिन एक मेरी शर्त है, मानोगे? तो कहता है कि बिल्कुल बताइए, मैं हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। तो कहता है कि देखो मैं तुमको एक तस्वीर दे रहा हूँ, तस्वीर दिखा रहा हूँ, और तस्वीर दिखाने के बाद तुम ये लड़की को मेरे पास खोज कर ला दोगे तो मैं तुमको इसके बदले में तुम्हारा तख्त वापस दे दूंगा, दिलवा दूंगा। और देखिए उसके बाद जब ये मलिक सादिक ये उसको ताकीद करता है, जब ये तस्वीर दिखाता है उसको, तो क्या होता है, वो शाहजादा तस्वीर देखते ही बेहोश होने से बच जाता है। शाहजादा क्या होता है, बेहोश होने से बच जाता है। कैसे भाई, कि वो इतनी खूबसूरत उसका तस्वीर थी कि जब शाहजादा देखा तो बस बेहोश होने से क्या हुआ, बच गया। और उसके बाद जब ये मलिक सादिक उसको कहता कि देख मैं तुझे ताकीद कर रहा हूँ कि ये लड़की तुम हमको ढूंढ कर दोगे और मेरे साथ गद्दारी नहीं करोगे, जब लड़की मिल जाए तो वापस मेरे पास लाओगे तो मैं इसके बदले में तुम्हारा तख्त दिलवा दूंगा। और उसके बाद ये जो मलिक सादिक है उसको ये शर्त रखता है, और मुबारक और शाहजादा दोनों उस तस्वीर को लेकर चले आते हैं। जाते जाते खोजते खोजते 7 साल गुजर जाता है। गुजरने के बाद एक नगर, एक शहर में ये लोग आते हैं, कौन, मुबारक और शाहजादा। वो तस्वीर को लिया हुआ है और तस्वीर को लेने के बाद जब वो देखता तो बेहोश हो जाता। वो इतनी लड़की खूबसूरत थी कि बताइए मत कितनी खूबसूरत थी। अभी आगे चलेंगे उसके चलते गर्दन भी कटेगा, देखिएगा किस तरह से। अभी ध्यान दीजिए,
तो शहजादा और मुबारक ये चले आते हैं एक नगर में। बताएं आपको, नगर में जाने के बाद 7 साल गुजर जाता है। तब एक देखते हैं कि इसमें आ जाओ तो कोई इबादत में मशगूल रहता है। अब उसके बाद क्या होता है कि एक फ़कीर रहता है, जो फ़कीर का ताल्लुक हिंदुस्तान से, अंधे फ़कीर है। वो कौन फ़कीर है? अंधे फ़कीर है। और अंधे फ़कीर भीख मांगता रहता है, तो कोई उसको भीख देता नहीं है। और नहीं देता है। जब इस शहजादा इसके पास पहुंचता है तो शहजादा इससे देखता है, तो देख रहा है कि कोई इसको नहीं दे रहा है कुछ भी, तो शहजादा उसको 1 अरब रुपया देता है। कितने अरब रुपया देता है? शहजादा हिंदुस्तानी फकीर को कितने अरब रुपया देता है? 1 अरब रुपया देता है। आपको ध्यान रखना है, 1 अरब रुपया देने के बाद ये जो बूढ़ा फकीर रहता है एक तरफ चले जाता है और मुबारक और शहजादा दोनों इसके पीछे पीछे चल देते हैं। चलने के बाद देखते हैं कि ये बूढ़ा जो है एक खंडहर महल की तरफ बढ़ रहा है। तो ये लोग सोच रहे हैं कि अरे इतनी बड़ी इमारत, इतनी बड़ा महल जो कि गिर चुका है, बहुत खंडहर हो चुका है, तो ये लोग उसके पीछे पीछे चल देते हैं। और जब ये बूढ़ा जाता है तो जब जाने के बाद देखता है तो वो एक उसकी बेटी रहती है। वो बेटी ने कहता है कि बेटी, तो कहता है बाप तुम बड़ा जल्दी आ गए। तो कहता है कि हाँ, मुझे 1 अरब मिला है और मैं तेरे लिए कपड़ा और गोश्त और सारा दीगर मसाला वगैरह सामान लेकर आ गया हूँ। कोई ऐसा मुसाफिर आ गया था जो हमको कितना रुपया दे दिया था? 1 अरब दिया, और 1 अरब के बदले में मैं तुम्हारे लिए कपड़ा, गोश्त, मसाले सब ले आया हूँ, और ले ये तू बना और खा, ये रह। ठीक, लड़की से कहता है। ये दोनों पीछे पीछे आते हैं, तले पीछे पीछे आते हैं, तले देख लेते हैं। देखने के बाद जब वो लड़की वहीं रहती है तो ये लोग देखते हैं, तो ये तस्वीर से जब उसको मिलाता है वही लड़की रहती है। वही लड़की रहती है। जब सामने से देखता है तो बेहोश हो जाता है। बेहोश क्यों होता है? वो इतनी खूबसूरत थी कि कहिए मत, कितनी खूबसूरत थी। उसकी शोहरत ऐसी थी कि सभी राजा, सभी लोग उससे शादी करने के ख्वाहिशमंद थे। वो इतनी खूबसूरत थी। अब देखा उसको तो बेहोश हो गया। वही मुबारक घूर के ताकने लगा उसको। देखते देखते उस लड़की को बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद मुबारक उसमें पानी छिड़क रहा है, और पानी से डालने के बाद पानी से उसको उठाया। उठाने के बाद लड़की कहती है कि ऐ नादान, तू शर्म कर, तू बेहयाई की तरह ये नजरें मिला रहा है, तू अल्लाह से डर, तू किस तरह से तक रहा है। गैर मर्द महरम या औरत को देखना, आप जानती हैं कि इस्लाम में किस तरह से। तू कह रहे कि तू ऐसे किसी और को ना तक, तू ये तकने से बच। तो ये शहजादा देख कर और फिर दंग रहता है। और ये बूढ़ा पूछता है कि बताओ तुम लोगों का मसला क्या है? ये जो बूढ़ा फकीर रहता है, तो ये मलिक शहजादी जो तस्वीर उसको दिया था, ये झूठ बोल देता है। कहता है कि मैं ये इतना लाख में लेकर तस्वीर बनवाया हूँ, और बनवाने के बाद इसको ढूंढ रहा हूँ जो इसकी शक्ल आपकी बेटी से। ये मलिक सादिक वाला किस्सा नहीं बयान करता है वहाँ कि मलिक सादिक क्यों लग रहा है कि शहजादे को भी दिल में इसके लिए मोहब्बत पैदा हो गया है। अब देखिए शहजादा जो है अब इसको देखता है, कुछ कहता नहीं है। और उसको समझिए कि शहजादा देखते ही क्या हो जाता था? बेहोश हो जाता था। बेहोश होने के बाद जब मुबारक उठाया, और उठाने के बाद उसको उठा देखा, तब बातचीत चला। तो उस बूढ़े से पूछा कि आए शख्स, तू बता तेरे साथ मसला क्या है? तो बूढ़ा बताया, जो लड़की उसकी थी, कि पहले मैं भी राजा महाराजों में से रहने वाली थी, और मेरी ये बेटी है, ये इतनी खूबसूरत थी कि सभी लोग इससे शादी करने के क्या ख्वाहिशमंद थे। तो हमने सोचा कि एक ना दिन एक बेटी है और शादी तो करनी है। मैंने इसकी शादी एक राजा से, जो बहुत उससे वो बेइंतहा इश्क करता था, मैंने उससे शादी इसकी कर दी थी। अब यहीं तक आपकी किस्सा किताब में मौजूद है। किताब में यहीं तक आपके किस्सा मौजूद है, पूरी दास्तान नहीं है। पूरी दास्तान आपको अगली वीडियो में बताएंगे। आपको ध्यान रखिएगा, उसमें पूरा डालेंगे। अब आपको क्वेश्चन आंसर सब सही से सवाल जवाब बता देते हैं। अब जिसको पूरा सुनना होगा वो वीडियो को इंतजार देखेंगे कि आखिर इसके बाद ये लड़की क्यों ऐसे इसके साथ होता है। जब इसके सोहर शादी करती है किसी से तो उसका गर्दन कट जाता है, हाथ पैर, आखिर क्यों ऐसा होता है? ये लड़की में क्या खासियत है? इसको देखकर बेहोश क्यों हो जाती है? हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे और उसमें पूरी दास्तान करेंगे।
करेंगे। सभी लोग को 12 क्लास बताने के बाद सोचते हैं कि हम इसको पूरा सुन ले, तो इंशाअल्लाह तब पूरा करेंगे। लेकिन ये वीडियो लंबी हो गई है, इसमें सवाल जवाब बताते हैं। अगली वीडियो में आपको पूरा बताएंगे दस्तान जो अलग से मिलेगी, ठीक है। चलिए अब सवाल जवाब आपको अच्छी तरह से मिलाइए, जल्दी से निकालिए, जल्दी से देखिए, एक बार शुरू से मिला लीजिए सवाल जवाब। सुन लीजिए, बागो बहार का ताल्लुक किस सिंफ से है? तो दस्तान से। बागो बहार किसकी तसनीफ है? तो बागो बहार मीर अमन की तसनीफ है। बागो बहार कहाँ लिखी गई? तो फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? तो कलकत्ता में। बागो बहार किस किताब का तर्जुमा है? तो बागो बहार अमीर खुसरू द्वारा लिखी गई थी। ये निजामुद्दीन औलिया के हुक्म पर, आपको ध्यान रखना है। और अमीर खुसरू द्वारा एक किस्सा 4 दरवेश का तर्जुमा है। बागो बहार के मुसन्निफ को कितने रुपए इनाम मिला था? 500 रुपए का इनाम मिला। बागो बहार के सन 1804 ईस्वी। बागो बहार में कितने दरवेशों का वाकयात बयान किया गया? तो दरवेशों का सिर्फ एक ही दरवेश, चौथा दरवेश का किस्सा बयान किया गया, आपको ध्यान रखना है। एक इसका सवाल जवाब। बागो बहार किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब तर्जुमा की? जॉन गिलक्रिस्ट, आपको बताएं, याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद इस इक़्तिबास में किन किन मुल्कों, एक और बच रहा है ना, किसकी ख्वाहिश हो गया इस इक़्तिबास में किन किन मुल्कों का जिक्र? तो चीन, मार्चीन और हिंदुस्तान। आपको बताएं कि चीन मार्चीन उस छूट गया था, शाहजहादा का तख्त जो चीन मार्चीनी का था। एक और ताल्लुक बताएं कि हिंदुस्तान का फकीर हिंदुस्तान में रहता था, जो हिंदुस्तान का फकीर था वो अंधा फकीर था, उसका ताल्लुक भी कहाँ से था? हिंदुस्तान से। आगे देखिए, शाहजादे के वालिद और मलिक सादिक के दरमियान क्या रिश्ता था? आपको बताएं ना, दोस्ती का। शाहजादे फकीर को कितने अरब रुपया देता है? 1 अरब रुपया देता है। अंधे फकीर का ताल्लुक किस मुल्क से? आप अच्छी तरह जानते हैं, हिंदुस्तान। अब देखिए लॉन्ग सवाल की तरफ, तवील मुख्तसर गुफ्तगू। मुबारक शाहजादे को इसके चचा से निजात दिलाने के लिए क्या मशवरा देता है? तो आपको बताएं ना, मशवरा देता है कहाँ ले जाने के लिए? मलिक सादिक के पास। अब आराम से लिख दीजिएगा, मुबारक शाहजादे को उसके चचा से निजात दिलाने के बाद वो मलिक सादिक के पास ले जाता है, जो 40वां बंदर यानी एक बोझना जो बाकी था उसको दिलवाने के लिए। और इसके बाद भी आपको अच्छी तरह से बताया, आप लिख दीजिएगा उसमें देख के। आगे देखिए, सफर पर रवाना होने से पहले मुबारक ने बाजार से कौन कौन सी चीजें खरीदी? तो आपको बताया था कि जब ये जाने लगे थे लेके, जो जरूरत की सामान था, जिस तरह से मान लीजिए अगर सुलेमानी सुरमा हो गया, जो वहाँ जाने का रूल हो, वो सामान खरीदा होगा, आपको अच्छी तरह से लिख देना होगा, ठीक है। उसका सुलेमानी सुरमा की क्या खूबी है? तो सुलेमानी सुरमा खूबी है कि आंख में लगाने से जिन, जिन्नात, परिया सब दिखने लगती है, जो मलिक सादाते के तख्त में रहते हैं, ठीक है। आगे हो गया, मुबारक मलिक सादात से किस मकसद के तहत मिलने गया? तो मुबारक ये शाहजादा को अब चीन माचीन के सल्तनत दिलाने के लिए ले गया था ना, उसके तहत ना। तो आप इसमें भी लिख दीजिएगा आराम से। मलिक सादिक शाहजादे की मदद के लिए कौन सी शर्त रखी था? आपको बताए ना कि मलिक सादिक एक तस्वीर देता है और उससे ताकीद करता है कि ये काम करना, और करने के बाद क्या, अगर तुम बजा लाए तो मैं तुम्हारे तख्त को दिलवा दूंगा। क्लियर है ना? आप लोगों को अच्छी तरह लिख दीजिएगा, उसमें लिख के लाएगा तो अच्छी तरह से बता दें। शाहजादा फकीर को बेटी को देखकर क्यों बेहोश हो गया? क्योंकि उसकी शहर में इतनी न शोहरत और खूबसूरती थी। बताए थे ना आपको, जब देख रहा है तब क्या हो जा रहा है? बेहोश हो जा रहा है। अच्छा, फकीर ने अशरफी लेकर शाहजादे से क्या कहा? तो देखिए, आपको उस समय बताना भूल गए कि जो फकीर था, जब ये एक अशरफी दिया तो फकीर उसके लिए दुआ दिया था कि जाओ तुम्हारा जो काम होगा वो काम पूरा हो जाएगा। उसका काम तो वही था, उसकी बेटी से ना हो गया था क्या? अच्छा, ये हो गया ना आपको पूरे अच्छी तरह से। पूरे मुल्क में फकीर की बेटी की शोहरत क्यों थी? जो इतनी नहीं खूबसूरत थी कि बदसूरत, अच्छा खूबसूरत ना, तबे ताका हो रहा था। क्लियर हो गया ना सब? आप लोग बना लीजिएगा ना अच्छी तरह से, अब कोई दिक्कत नहीं ना है। बना कर लाइएगा, दिखाइएगा। आप खूब सुंदर तहरीर में, ऐसी तहरीर में जैसे कैसे बाराती के लिए आप लोग कैसे तैयार होते हैं, जूता मोजा पहन कर, राइटिंग अच्छा लगना चाहिए। आप लोग भी कैसे मेकअप मारती है जाने के लिए बारात में, उसी तरह से बना कर लाना खूबसूरत से। हंसना नहीं है, नहीं आएगा तब बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अस्सलाम वालेकुम।